बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज का जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि हम ब्रेक इवन एनालिसिस को क्या करेंगे, परसेंटेजेस में कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी परसेंटेजेस के साथ ही हैं। तो आज भी हम इसको परसेंटेजेस में डिस्कस करेंगे कि ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर परसेंटेजेस का क्या रोल है। जैसे कि आपको प्रॉफिट की परसेंटेज दे देते हैं, तो उसको आप क्या करते हो? जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था डिटेल में, लेकिन इतना काफी नहीं था। एक और क्वेश्चन करवाने की आप लोगों को जरूरत थी। तो मैंने सोचा कि एक और क्वेश्चन जो है ये मैंने लिया है अडॉप्टेड फ्रॉम मैथ्स एंड दूसरे। मैथ्स एंड दूसरे में से एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा शानदार किस्म का क्वेश्चन है। डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं। इसमें आपको क्या बता रहे हैं कि नॉर्थ शोर इंडस्ट्रीज इन recently established the South Bend division to manufacture and market a new type of computer। ठीक है, अब ये न्यू टाइप ऑफ कंप्यूटर जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नॉर्थ शोर एग्जीक्यूटिव कमेटी इज कंसिडरिंग फाइनेंस अल्टरनेटिव्स। अच्छा, अब इनकी जो कमेटी है वो फाइनेंस अल्टरनेटिव्स के हवाले से जो है वो डिसीजन लेना चाह रही है, फाइनेंसिंग के हवाले से डिसीजन लेना चाह रही है। तो वो कह रहे हैं कि Energy estimate indicate that the variable cost of manufacturing a unit will be $20,000। तो ये आपको पर यूनिट बताया। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल बी 20,000। देखो, यूनिट की कॉस्ट बता रहे हैं, पर यूनिट कॉस्ट आपको बताई जा रही है। यहाँ पर इन्होंने शुरू में आपको पर यूनिट कॉस्ट बताई है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू $20,000 पर यूनिट। ठीक है, मेंशन कर दिया करो, इसके लिए आसान हो जाता है आगे के लिए। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज द वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ अ यूनिट विल बी $10,000। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट ये जो थी ये रिलेट कर रही थी आपकी मैन्युफैक्चरिंग से। और एक और वेरिएबल कॉस्ट इन्होंने आपको बताई है विच इज 10,000 पर यूनिट। That is also variable cost. It means that we have a total $30,000 per unit variable cost। आगे कह रहे हैं with a sale price set at $50,000 per unit। This is over sale price per unit is 50,000 per unit। The next one, it says federal income taxes are estimated at 55% of earning before tax, EBT। Here is also a tax rate is given which is 55% of EBT, means earning before tax। It is further estimated that the South Bend will incur fixed cost total rupees 400 million per year। This is over fixed cost, and fixed cost is given in absolute amount। वेरिएबल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस जो है वो हमें गिवन थी पर यूनिट में, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है वो एब्सोल्यूट फॉर्म में हमें गिवन है विच इज 400 मिलियन। 40 मिलियन, सॉरी, 40 मिलियन, 4 मिलियन, 4 मिलियन, सॉरी, $4 मिलियन, $4 मिलियन। नेक्स्ट इज इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। इसके अंदर जो है वो हमारा डेप्रिसिएशन में इंक्लूड है। नॉट श्योर मस्ट सिक्योर एन एडिशनल 1 मिलियन ऑफ 10 मिलियन टू फाइनेंस। अच्छा, अब ये 10 मिलियन जो है वो फाइनेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब ऊपर इन्होंने कहा था कि इनकी कमेटी जो है वो ये डिसाइड कर रही है कि वो अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग की तरफ जाए, तो इन्होंने जो है वो
ये डिसीजन लिया है कि हम क्या करें कि ये एडिशनल जो है वो हमें एक फाइनेंस जो है वो रिक्वायर्ड है, एंड फॉर दिस इट प्लान टू इशू एट पार आइदर स्टॉक और बॉन्ड्स। अब वो डिसाइड ये कर रहे हैं कि या तो हम इसके इसकी फाइनेंसिंग के लिए हम जो है वो स्टॉक अपना इशू कर दें या फिर हम बॉन्ड्स इशू कर दें। साउथ बैंड मस्ट बेयर द फाइनेंसिंग कॉस्ट इन एडिशन टू अदर कॉस्ट रिक्वायर्ड। वो कह रहे हैं कि अब फिर इसके बाद जो है इनको फाइनेंसिंग कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है जब ये फाइनेंसिंग की तरफ जाएंगे, बॉन्ड्स लेट सपोज ये अगर इशू करते हैं 10 मिलियन के, तो इसके लिए इन्हें इन्हें जो है वो फिर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि एडिशनल कॉस्ट जो है वो हमें बेयर करनी पड़ेगी। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं द नंबर ऑफ यूनिट्स विच मस्ट बी सोल्ड एनुअली 50,000 पर यूनिट टू पे ऑल कॉस्ट। वो कह रहे हैं कि ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो हम सेल करें कि ये सारी कॉस्ट जो है वो हम पे कर पाए। मीट एनी डिविडेंड रिक्वायरमेंट एंड comply with the stated objective under each of the following alternatives। ठीक है, अब ये कुछ अल्टरनेटिव केसेस बताएं। जैसे कि ए में वो कह रहे हैं कि 5% बॉन्ड्स आर इशू। ठीक है, ए पार्ट अगर हम इसको करते हैं, ए पार्ट में वो कह रहे हैं कि 5% जो है वो बॉन्ड्स आर इशू। इट मीन्स ये कि हम 5% पे बॉन्ड्स को इशू कर रहे हैं, तो मीन्स वी हैव टू बेयर इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट बेयर करना पड़ेगा 5%। ठीक है, और ये 5% इंटरेस्ट किस पे लगेगा, वो जो हमें फाइनेंसिंग का अमाउंट इन्होंने दिया हुआ था 10 मिलियन का, उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, अब ये जो 5% है, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये जो 5% हमें बेयर करना पड़ेगा, इज दैट अमाउंट इज आफ्टर अ टैक्स और बिफोर अ टैक्स। ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट जो है वो हमें बिफोर टैक्स पे करना होता है, आफ्टर टैक्स पे करना नहीं होता। तो जो हमें बिफोर टैक्स पे करना होता है, जो भी अमाउंट, उसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं। अगर हम 5% निकालते हैं, जो हमारा फाइनेंसिंग का अमाउंट था विच इज 10 मिलियन, इसका अगर आप लोग बेटा 5% लेते हो, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 लाख। मतलब कंपनी को एक एडिशनल कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ेगी अगर वो फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं। 5 लाख रुपए उनको एज अ इंटरेस्ट जो है वो पे करना होगा। एक तो फिक्स कॉस्ट बेयर करनी है और साथ साथ जो है वो इन्हें क्या बेयर करना है, इंटरेस्ट भी जो है वो बेयर करना है। तो इसके लिए हमें देखा था कि जो फिक्स कॉस्ट होती है, उसके अंदर जो भी एडिशन हो रहा होता है, जो भी हमें चाहिए होता है, टारगेट प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट होता है, वट एवर, जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है। जैसे कि अभी इन्होंने क्वेश्चन के अंदर आपको एक अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट का दे दिया। अमाउंट क्या दिया था उन्होंने, परसेंटेज दिया था आपको इंटरेस्ट का। तो वही आपने परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अप्लाई किया टोटल जो आपका अमाउंट था उसके ऊपर, तो आपके पास 5 लाख रुपए आ गए। तो ये 5 लाख रुपीज आपको एडिशनल जो है वो बेयर करना पड़ेगा। और जो हमारी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो हमारी रहेगी वो क्वेश्चन में बताई थी आपको, सेलिंग प्राइस होती है वो आपकी 50,000 पर यूनिट रहेगी। ठीक है, फिक्स कॉस्ट जो थी वो हमारी 4 मिलियन की थी। प्लस कर देंगे 5 लाख रुपीज जो हमें एडिशनल बेयर करना पड़ रहा है। जो भी टारगेट प्रॉफिट होता है, जो भी कुछ आपको अचीव करना होता है, अगर वो आपको एब्सोल्यूट अमाउंट में गिवन है, तो आपने उसको क्या करना है, फिक्स कॉस्ट के अंदर ऐड करना है। यही हम पिछले लेक्चर के अंदर भी सीख कर आए हैं। तो जिन बच्चों ने अगर मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा, तो उसको वो लाजमी देख ले, बल्कि शुरू से पहले लेक्चर से देखें, तो उनके सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे सीवीपी के अंदर। अच्छा, अब इसको डिवाइड करवा दो आप 50,000 पर यूनिट से, देन तो आपके पास यूनिट्स आएंगे विच इज 225 यूनिट्स। इट मींस कंपनी को जो 225 यूनिट जो है वो सेल आउट करने पड़ेंगे, तब जाकर कंपनी अपनी इंटरेस्ट की कॉस्ट भी जो है वो बेयर कर सकती है, और कंपनी फिक्स कॉस्ट भी जो है वो बेयर कर सकती है। कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा।
यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी जो है वो निकल जाएगा। तो एक ख्वाहिश क्वेश्चन में इन्होंने आपको ये बताया। सेकंड उनकी ख्वाहिश या उनकी फरमाइश ये है कि 5% बॉन्ड्स आर इशू। अच्छा, 5% बॉन्ड भी हम इशू कर रहे हैं। नॉट श्योर रिक्वायर्ड दैट साउथ बैंक कंट्रीब्यूट 6% of its sales to be credited to North Shore Industries retain earning for internal financing and future expansion। अच्छा कह रहे हैं कि 5% बॉन्ड्स तो आपने इशू किए, यानी कि 5% जो है वो आपको इंटरेस्ट तो बेयर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर साथ में वो कह रहे हैं कि 6% जो है वो ऑफ सेल, 6% ऑफ इट्स सेल वो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे रिटेन अर्निंग के अंदर। और मतलब अब दो कॉस्ट जो है वो इन्हें जो है वो बेयर करनी है। द फर्स्ट वन इज 5% ऑफ इंटरेस्ट, द सेकेंड इज 6% ऑफ सेल। ये दो चीजें जो है वो इनको निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चले अब हम बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट में उन्हें दो चीजें निकालनी कि एक तो 5% ऑफ बॉन्ड आर इशू, सेकंड जो है वो इन्हें 6% जो है वो 6% ऑफ सेल जो है वो इन्हें रिटेन अर्निंग के अंदर निकालना है या रिटेन अर्निंग में लेके जाना है। अब दो चीजें आ रही हैं, एक तो ये है कि 5% ऑफ बॉन्ड, तो ये तो डायरेक्टली बॉन्ड्स की अमाउंट के ऊपर लग जाएगा। वो हमारे पास पहले से थी 10 मिलियन की, तो 10 मिलियन का अमाउंट है, इसका आप 5% लोगे तो ये आपके पास 5 लाख रुपीज आ जाएगा। मतलब कि एक तो हमें ये अमाउंट निकालना है 5 लाख रुपए का, दूसरा हमें 6% ऑफ सेल भी जो है वो निकालना है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कि बॉन्ड्स की अमाउंट तो हमें गिवन थी, तो उसके ऊपर हमने 5% जो है वो अप्लाई कर दिया। बॉन्ड्स की अमाउंट तो हमें गिवन थी, तो उसका हमने 5% निकाल लिया, हमारे पास एक अमाउंट आ गई। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेल्स की अमाउंट जो है वो गिवन नहीं है। सेल्स पर यूनिट आपको दी जा रही है, सेल्स जो है वो आपको पर यूनिट जो है वो दी जा रही है 50,000, लेकिन सेल्स का टोटल अमाउंट नहीं दिया जा रहा। अच्छा, तो अगर हम सेल्स के ऊपर 50,000 के ऊपर 6% अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 50,000 का। अगर हम 6% लेते हैं तो 3,000 आएगा। अच्छा, ये वो अमाउंट है जो हमें कहाँ लेके जाना है, रिटेन अर्निंग के अंदर। अच्छा, रिटेन अर्निंग के अंदर अमाउंट तब जाता है, रिटेन अर्निंग के अंदर अमाउंट तब जाता है जब टैक्स की डिडक्शन हो चुकी होती है। इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है ना, वो बिफोर टैक्स आता है, लेकिन जो रिटेन अर्निंग के अंदर अमाउंट जाता है वो आफ्टर टैक्स डिडक्शन जाता है। मतलब कि अर्निंग बिफोर टैक्स आया, फिर उसमें से आप रिजर्व के अंदर लेके जाते हो, रिटेन अर्निंग के अंदर लेके जाते हो। तो ये वो अमाउंट है जो टैक्स डिडक्शन के बाद की कहानी है। और ये जो आपके पास 5 लाख का अमाउंट है, ये हमारे पास इंटरेस्ट का अमाउंट है। ये अमाउंट जो है वो इनकम बिफोर टैक्स से पहले की कहानी है। और ये जो 3,000 का अमाउंट हमने निकाला है, ये हमारी इनकम टैक्स आफ्टर टैक्स की कहानी है। मतलब कि आफ्टर टैक्स जो है वो इतना अमाउंट जो है वो हमें लेके जाना है। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था, और अब दोबारा से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बेटा हमेशा याद रखो कि अगर आफ्टर टैक्स का कोई भी अमाउंट है और वो आपको लेके जाना है, आफ्टर टैक्स का कोई भी अमाउंट है वो आपको लेकर जाना है, तो उसको आप पहले कन्वर्ट करोगे बिफोर टैक्स के अंदर। जैसे कि अब ये 3,000 है ना, अब जो टैक्स था वो कितना था, वो 55% था। टैक्स था वो कितना था, 55% था टैक्स रेट उसने आपको दिया हुआ था। वो लगेगा अर्निंग बिफोर टैक्स के ऊपर, विच इज 55%। तो मतलब ये जो अमाउंट होगा ये इसका रिवर्स होगा, यानी 5500 में से अगर आप 55 माइनस करते हो तो वो कितना आ जाएगा, 45%। तो इसको, इस 3,000 को आपने फर्दर डिवाइड करवाना है 0.45 से, ताकि बिफोर टैक्स का अमाउंट आ जाए 45%। देखो 55% तो टैक्स है ना, तो ये वाला जो अमाउंट होगा ये क्या होगा, 45% होगा। जो भी आपका ईबीटी होगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से आप 55% तो आप टैक्स को दे रहे हो, बाकी का जो है वो आप रिटेन अर्निंग में लेके जाओगे। और वो रिटेन अर्निंग में कितना लेके जाओगे, 45%। तो
तो अब ये 45% से ये 3,000 का अमाउंट क्या 45%। अब आप इससे पूरा अमाउंट निकाल लो तो वो कितना होगा, 3,000 को अगर आप डिवाइड करवा देते हो 0.45 से, इट मीन्स यू हैव 6,666.66 है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 6,7 कर देता हूँ। तो ये अमाउंट जो है वो हमें लेके जाना होगा। अच्छा, अब ये जो था, ये जो अमाउंट था, ये इंटरेस्ट सॉरी ये जो रेट था अप्लाई हुआ था, ये पर यूनिट पे अप्लाई हुआ था सेल प्राइस के। तो ये भी जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया है विच इज पर यूनिट है, पर यूनिट हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे रिटेन अर्निंग के अंदर। तो नंबर ऑफ यूनिट्स तो हमें ऑलरेडी फाइंड आउट करने हैं ना, वो तो हमें पता भी नहीं है कि कितने यूनिट्स हमें सेल करने। तो अब जब पर यूनिट पे बात आ जाए, जैसे कि क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूं, हमें पहले तो अपनी फिक्स कॉस्ट कवर करनी है। अब फिक्स कॉस्ट के साथ एक इंटरेस्ट का अमाउंट हमारे साथ गले लग गया, तो इसको हमने गले लगा लिया, न्यूमिनेटर के अंदर ऐड कर लिया। लेकिन ये जो अमाउंट है जो कि हमें रिटेन अर्निंग के अंदर ट्रांसफर करना है, ये एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं है। ये जो था ये हमारे पास एब्सोल्यूट अमाउंट था भाई, 5 लाख रुपए आपको निकालना है। ये जो है एब्सोल्यूट नहीं है, ये पर यूनिट के अंदर है। तो बेटा पर जब भी पर यूनिट के अंदर आएगा तो उसको आपने सीएम पर यूनिट से क्या करना है, माइनस करना है। जैसे आपके पास यहाँ पर जो सीएम पर यूनिट है, अच्छा गलती कर दी मैंने, एक जो है वो सीएम पर यूनिट लेके जाना था मुझे, मैं सेल प्राइस से डायरेक्टली डिवाइड करवाता जा रहा हूँ। सीएम पर यूनिट तो मैंने निकाला ही नहीं था, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। जज्बात हमारे बह गए। देखो जो हमारे पास सेलिंग प्राइस थी 50,000। अच्छा, जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो थी 30,000। इसको माइनस करेंगे तो सीएम पर यूनिट जो है वो कितना है, 20,000। ठीक है, तो इसको डिवाइड कराएंगे हम 20,000 से ही। ठीक कर लीजिएगा आप लोग भी अपने पास, ठीक है। तो सीएम से डिवाइड करवा देना, तो मैं गलती से सेलिंग प्राइस से डिवाइड करवाने लग गया था, बहुत माजरत के साथ। हो जाती है गलती भाई, हम लोग भी जो है टीचर है। तो अच्छा, आंसर फाइनल आंसर 225 पर यूनिट यही है। अब यहाँ पर भी डिवाइड करवाओगे आप सीएम पर यूनिट से, विच इज 20,000 पर यूनिट। लेकिन इसमें से माइनस कर देंगे हम, क्योंकि अब पर यूनिट में आ रहा है, तो पर यूनिट में जब भी कोई चीज आएगी तो उसको सीएम पर यूनिट से आपने क्या करना है, माइनस। देखो, जब परसेंटेज की बात होगी तो परसेंट सीएम की परसेंटेज से माइनस होगा। जब जो है वो पर यूनिट की बात होगी, सीएम पर यूनिट से माइनस होगा। जब एब्सोल्यूट अमाउंट की बात होगी तो वो फिक्स कॉस्ट के अंदर ऐड होगा। तो ये फिक्स कॉस्ट के अंदर ऐड कर रहा हूँ और ये मैं माइनस कर रहा हूँ, 6,667। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, इसको अगर हम टोटल करते हैं, एक मिनट मुझे आंसर के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, कैलकुलेट कर लूँ मैं। ये अराउंड हमारे पास जो आ रहा है 337 आ रहा है पर नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा, अब इसके बाद सी पार्ट पे आ जाओ कि सी पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं। सी पार्ट में आपको कह रहे हैं कि 5% बॉन्ड्स आर इशू एंड, अच्छा 5% बॉन्ड इशू कर रहे हैं, एंड नॉट श्योर रिक्वायर्ड दैट साउथ बैंक कंट्रीब्यूट एनुअली बोथ $1 लाख टू बी पेड आउट एज डिविडेंड। अच्छा, अब इन्होंने 1 लाख जो है वो डिविडेंड देना है, 5% बॉन्ड्स का भी देना है, 1 लाख डिविडेंड का भी देना है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि एंड 6% ऑफ साउथ बैंड सेल्स टू बी क्रेडिटेड टू नॉट श्योर रिटेन अर्निंग। देखो अब तीन कहानी आ गई इसके अंदर। एक तो भैया उसको 5% जो है वो क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, ठीक है।
जो हमारे साथ अभी पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, ये ख्वाहिश तो पहले की है। दूसरा जो है वो अब उसको 1 लाख रुपए जो है वो डिविडेंड भी देना है अपने शेयर होल्डर्स को, स्टॉक होल्डर्स को। और तीसरा उसको 6% अमाउंट ऑफ सेल जो है वो रिटेन अर्निंग के अंदर भी ट्रांसफर करना है। अच्छा, अब ये जो बातें हैं 1 लाख रुपए, ठीक है, $1 लाख एज अ डिविडेंड, और 6% रिटेन अर्निंग के अंदर ट्रांसफर करने की जो कहानी है, ये दोनों कहानी है, ये जो कहानी है ये आफ्टर टैक्स की है, टैक्स डिडक्शन के बाद की कहानी है। और जो 5% बॉन्ड्स हैं वो बिफोर टैक्स की कहानी है। यानी कि 5% तो हम डायरेक्ट ले जाएंगे, क्योंकि ये बिफोर टैक्स की कहानी है, इंटरेस्ट का रेट। जो हमें डिविडेंड का अमाउंट है वो टैक्स के बाद ही डिविडेंड पे किया जाता है। जो रिटेन अर्निंग के अंदर ट्रांसफर करना है 6%, वो भी टैक्स के बाद ही हम ट्रांसफर करेंगे। तो इसका मतलब ये दोनों अमाउंट कन्वर्ट होंगे पहले बिफोर में। 1 लाख डिविडेंड, क्योंकि ये अर्निंग बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है। और 6% ऑफ सेल, 6% ऑफ क्या है, सेल है। और ये भी रिटेन अर्निंग के अंदर क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है, और रिटेन अर्निंग के अंदर जो भी अमाउंट ट्रांसफर होता है वो टैक्स डिडक्शन के बाद ट्रांसफर होता है। तो अच्छा, अच्छा, चलता हूं सी पार्ट की तरफ। अच्छा भाई, सी पार्ट के अंदर बच्चों वो आपको बता रहे हैं कि 5% जो है वो बॉन्ड्स का इशू करना है, तो वो तो शुरू से ही चलता आ रहा है, तो उसका मैं डायरेक्टली अमाउंट लिख देता हूँ बेटा 5%, यानी कि हम पहले फिक्स कॉस्ट लिखते हैं ना। फिक्स कॉस्ट प्लस 5% ऑफ बॉन्ड, 5 लाख रुपए का, ठीक है, वो हम पिछले दोनों केसेस में निकाल चुके। प्लस अब हमें डिविडेंड का अमाउंट भी चाहिए, ठीक है, डिविडेंड का एक एब्सोल्यूट अमाउंट है, लेकिन ये आफ्टर टैक्स है, तो इस 1 लाख को हम पहले शिफ्ट कर देंगे डिविडेंड के अमाउंट को। डिविडेंड निकाल देता हूँ मैं, आपको कैसे निकालूंगा, आफ्टर टैक्स है भाई, उसको परसेंटेज से डिवाइड करवा दो। 1 लाख परसेंटेज 55% आपका टैक्स है, तो 45% है, तो 1 लाख को डिवाइड करवा दो 0.45 से। तो जो आपके पास डिविडेंड का अमाउंट खुद चल कर आएगा वो कितना आएगा, 2,22,222, ठीक है। तो ये अमाउंट आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास तो एब्सोल्यूट अमाउंट थी सारी, मैं न्यूमिनेटर में मैंने उसको फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये हमारी क्या है, फिक्स कॉस्ट है। ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरेस्ट है 5% वाला। और ये हमारा क्या है, डिविडेंड है। कि जो जो ख्वाहिशात थी वो हमने फिक्स कॉस्ट के अंदर ऐड कर दी। अब सीएम जो पर यूनिट था वो 20,000 था, ठीक है, जो मुझसे मिस्टेक हो गई थी दोनों केसेस के अंदर, ठीक कर लेना बेटा आप लोग को, खुदा का वास्ता। और नीचे कमेंट में ये मत लिख देना कि सर सीएम जो था वो आपने 50,000 गलत ले लिया। मैंने ठीक कर लिया अपनी गलती को, मैंने सुधार लिया अपनी गलती को, आप भी अपनी गलती को सुधार लो, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके वीडियो को बर्बाद मत करना। मैंने बता दिया है भाई, 20,000 सीएम पर यूनिट है, वो बस फ्लो के अंदर हमने 50,000 लिख दिया था, तो 20,000 जो है वो आपके पास है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है माइनस कर दो इसमें, क्या है कि भाई 6% ऑफ सेल जो है वो रिटेन अर्निंग के अंदर जाना है। तो 6% ऑफ सेल, सेल हमारी कितनी थी, सेल हमारी 50,000 पर यूनिट है। इसका 6%, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे पहले किया था वो हमने निकाल लिया था ना, 6% ऑफ सेल निकाला था, ये देखो, सेल थी हमारी 50,000 पर यूनिट, 6% निकाला 3,000 आया। अब ये रिटेन अर्निंग के जाना है, लेकिन इसमें से टैक्स डिडक्शन भी होगी, तो इसलिए इसका टोटल हमने अमाउंट इसको कन्वर्ट किया बिफोर टैक्स में, 0.45 से डिवाइड किया, 6,667 आ गया। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 6,667। तो इसको आप राउंड ऑफ करोगे और फिर सॉल्व करोगे, तो आपके पास जो यूनिट्स आएंगे वो आ जाएंगे 337 यूनिट्स। अच्छा देखो बेटा, अब मैं आपको कहानी बताऊं और अच्छे से समझ में आएगी। देखो, पहले में सिर्फ हमें इंटरेस्ट बेयर करना था,
इंटरेस्ट और साथ में फिक्स कॉस्ट भी, ठीक है, इंटरेस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। तो हमें कितने यूनिट्स बेचने हैं? 225। फिर थोड़ी सी ख्वाहिशात और बढ़ी कि हमें 6% इंटरेस्ट भी और 6% रिटेन अर्निंग के अंदर भी, 6% इंटरेस्ट भी और 6% रिटेन अर्निंग के अंदर भी। तो हमें जो है वो अब 337 यूनिट जो है वो सेल करने पड़ेंगे। देखो पहले कम थे, ख्वाहिश छोटी थी, यूनिट भी कम सेल करने थे, ख्वाहिश थोड़ी सी बड़ी हुई, दो चीजें शामिल हुई तो यूनिट्स भी बढ़ गए। अब तीन चीजें शामिल हो गई कि भाई इंटरेस्ट भी पे करो, डिविडेंड भी दो, और साथ साथ 6% रिटेन अर्निंग के अंदर भी ट्रांसफर करो। तो अब जो है वो हमें कितने यूनिट्स बनाने हैं? 337। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, 345 आएगा, इसको ठीक कर दो। 354 यूनिट्स। तो अब देखो जैसे जैसे आपकी ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं, सिर्फ आपको पहले 225 यूनिट्स बनाने, छोटी सी दुनिया थी आपकी, सिर्फ इंटरेस्ट पे करना था। 225 यूनिट्स बनाने थे। फिर आपने फैलना स्टार्ट किया तो 337 यूनिट्स बनाने पड़े, फिर आप और पहले 354 यूनिट्स बना। तो जितना जितना आप फैलते जाओगे, उतने उतनी आपको सेल जो है वो ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये बेटा ये वाला क्वेश्चन। अब एक और जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है आईसीएमए के अटेम्प्ट का। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आईसीएमए के पास पेपर्स में से लिया है। आईसीएमए के पास पेपर्स में से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा था, नॉर्मल क्वेश्चन था ये, मैंने चलो एक दफा रिव्यू हो जाएगा आप लोगों का। तो अब चलते हैं हम उस क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, अब जो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास आसान सा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे ज्यादा मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन जो है वो हम अब तक जो है वो करके आ चुके हैं, लेकिन मैंने कहा कि कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि आईसीएमए के अंदर किस तरह के पेपर्स आ रहे हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर। तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है फेब 2019 का, 2019 की अटेम्प्ट है आईसीएमए का, एएमए के पेपर में से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो इसमें देख रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि Healthy Foods Private Limited is engaged in the manufacturing of fast-moving consumer goods (FMCG), यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है ये मैन्युफैक्चर करते हैं। द कंपनी इज रिव्यूइंग its portfolio of product and has provided the following information in relation to the budgeted sales for the product आलमंड ऑयल। ठीक है, अब ये कोई ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सेल्स यूनिट्स आपको बताए जा रहे हैं कि भाई ये 1,20,000 यूनिट्स है। सेल्स प्राइस जो है वो आपको पर यूनिट बताई जा रही है 2,250। और इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट बताई जा रही है 1,650। और नेट प्रॉफिट या लॉस आपको बताया जा रहा है 25.2 मिलियन का। यानी कि ये आपको प्रॉफिट बता रहे हैं कि प्रॉफिट कितना है। लॉस तो नहीं हो सकता, अगर लॉस होता तो वो इन ब्रैकेट होता, ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट आपको बता रहे हैं। अच्छा, ये बहुत सारी चीजें इन्होंने आपको बता दी। यहाँ पर एक चीज मिस है विच इज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें नहीं पता इस क्वेश्चन में, तो फिक्स कॉस्ट हमें निकालना होगी। और इसके अलावा जो है, अब देखिए रिक्वायर्ड में आपसे क्या कह रहे हैं। रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं कि फर्स्ट रिक्वायर्ड है कैलकुलेट टोटल फिक्स कॉस्ट एट्रीब्यूट टू ऑलमंड ऑयल। 2 नंबर का जो है ये सवाल था, आपको फिक्स कॉस्ट निकालनी है। चलो चलते हैं हम फिक्स कॉस्ट की तरफ, फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अच्छा तो देखो बेटा, अब यहाँ पर जो आपके पास जो सेलिंग प्राइस थी पर यूनिट, वो कितनी है आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट? सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो आपके पास 2,250 है। ये हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है। अच्छा, सेलिंग प्राइस में से अगर आप लेस करते हो वेरिएबल कॉस्ट को, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कितनी है, 1,650। ठीक है,
ये हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। इसमें से अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास सीएम आ जाएगा, यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वो भी पर यूनिट में आएगा। तो माइनस करते हैं, अगर हम 2250 माइनस 1650, 600 हमारे पास जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया पर यूनिट। अच्छा, अब हम ये देखें कि भाई हमने कितने यूनिट सेल किए। 1,20,000 यूनिट सेल किए, तो हमारे पास अगर सीएम टोटल हमें निकालना हो तो 1,20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 600 पर यूनिट हमारा सीएम है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो आपके पास आ जाएगा 72000 72 मिलियन। अच्छा, अब सीएम में से अगर हम फिक्स कॉस्ट कर माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, और ऐसे ही अगर हम प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लेस कर रहा हूँ प्रॉफिट को। प्रॉफिट हमारे पास जो है 25.2 मिलियन का है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट। सीएम में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और ये हो जाएगी हमारे पास 46,800 एंड 000, यानी कि 48 मिलियन की हमारी क्या आ गई, फिक्स कॉस्ट आ गई। अब हमने फर्स्ट रिक्वायर्ड जो है वो तो मीट कर ली कि भाई हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 46.8 मिलियन, नहीं 46 मिलियन, नहीं 46.8 मिलियन, 46.8 मिलियन। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, कैलकुलेट सीएम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। अच्छा, सीएम रेशियो निकालो कि भाई आपका सीएम रेशियो क्या है। ठीक है भाई, वो भी निकाल लेते हैं, ये भी आपको निकालना सिखाया हुआ है, बी पार्ट में सीएम रेशियो बोल रहे हैं कि सीएम निकाल के दिखा दो। सीएम रेशियो किस तरीके से निकलता है बेटा, सीएम पर यूनिट क्या था, सीएम पर यूनिट हमारे पास 600 है, और डिवाइड करवा देंगे हम अपनी सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, 2250, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सीएम डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26.66%। ये सीएम रेशियो आ गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायर्ड वो आपसे कह रहे हैं, एक्सप्लेन द टर्म ब्रेक इवन। ब्रेक इवन बताओ किसे कहते हो, आप एक्सप्लेन करना है। where the fixed cost and contribution margin are equal to each other at that point is called break even point। ठीक है, जहाँ पे फिक्स कॉस्ट और हमारी सीएम जो है वो इक्वल हो जाता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन कहते हैं। फिर आगे वो आपसे कह रहे हैं, ये मतलब आपको बताना है, नोट्स अपने हैंडआउट जो है उसका लिंक जो है वो मैं ड्राइव का शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ नीचे, फर्स्ट लेक्चर में ही शेयर कर दूंगा। उसमें इसके सीवीपी के आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाए ये भी मिल जाएंगे आपको, ताकि आप लोग और फर्दर प्रैक्टिस कर सको। और इसके अलावा जो है एमसीक्यूज वगैरह वो सारी चीजें, ग्राफ्स वगैरह सब चीजें आपको मिल जाएंगी। इसका सोल्यूशन भी मैं कोशिश करूंगा कि इसका सोल्यूशन ये जो मैंने सॉल्व किया है ये भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँ। अच्छा, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आपको कह रहे हैं कि कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है फॉर almond ऑयल इन सेल्स यूनिट एंड इन सेल्स टर्नओवर। ठीक है, यानी कि आपको अमाउंट में भी और यूनिट्स में भी ब्रेक इवन निकालना है। सी पार्ट जो है वो अब आपसे पूछ रहे हैं। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारे पास ये है 46,800 एंड 000 एंड डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। सीएम पर यूनिट जो है वो हमारे पास कितना था, 600 था। तो इन यूनिट आ जाएगा हमारे पास 78,000। ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट्स आ गए। अच्छा, अगर हम सीएम रेशियो से डिवाइड कर दें तो हमारे पास अमाउंट में आ जाएगा 46,800 एंड 000 डिवाइडेड बाय 26.66% है अप्रोक्सीमेटली। तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 0.266667 इस तरीके से करके। तो आपके पास जो है वो
ब्रेक इवन सेल भी आ जाएगी, या इसी ये जो यूनिट्स हैं, और एक यूनिट जो है वो आप कितने का सेल कर रहे थे, एक यूनिट जो है वो आप 2250 का सेल कर रहे थे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, तब भी आपके पास जो है वो ब्रेक इवन सेल आ जाएगी। यूनिट्स तो आ चुके हैं, बस आपको सेल निकालना है, इनका अमाउंट निकालना है। तो ये देखना है कि एक यूनिट कितने का सेल कर रहे हो। तो एक यूनिट आप 2250 का सेल कर रहे हो, तो उसको मल्टीप्लाई करवा दो, तब भी आपके पास आ जाएगा। या आप ब्रेक इवन जो आपके पास फिक्स कॉस्ट है उसको आप रेशो से भी डिवाइड करवा सकते हो, तब भी जाकर आपके पास जो है वो सेल आ जाएगी, ब्रेक इवन सेल आ जाएगी। तो मेरे पास जो सेल आ रही है 175500 एंड 000, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमसे रिक्वायर्ड आपसे कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द टर्म मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप किसे कहते हो भाई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसे कहा जाता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बच्चों कहा जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है जहां आप जहां आप जहां आप ब्रेक इवन से ज्यादा सेल कर रहे हो, उस जो जितनी ज्यादा वो आपकी सेल होती है उसको आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हो, सिंपल। ठीक है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखो, आपका जो ब्रेक इवन आ रहा है वो आ रहा है 78,000 पे, ये आपका ब्रेक इवन है। ठीक है, आपका जो ब्रेक इवन है वो 78,000 पे है। लेकिन जो आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो इन अ क्वेश्चन, आपको जो यूनिट्स दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं 1,20,000 यूनिट्स, यानी कि आप अपने ब्रेक इवन से एक्सिस प्रोडक्शन कर रहे हो। कितनी एक्सिस प्रोडक्शन कर रहे हो? जितनी एक्सिस प्रोडक्शन कर रहे हो वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अच्छा, तो इसके डेफिनेशन नोट्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायर्ड है वो आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बताओ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में भी, परसेंटेज में बतानी है आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज क्या है। ठीक है, पहले हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स निकाल लेते हैं, फिर उनका अमाउंट निकाल के उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। या खाली यूनिट्स निकालोगे? यूनिट्स में भी आपकी परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट हो सकती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या होगा बेटा, आप हमें आपको परसेंटेज में निकालना है ना, तो आपने क्या करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को न्यूमिनेटर पे लिखना है और डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड लिखने, जितने आपने सेल किए यूनिट्स, और उनको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलता कैसे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलता है, फॉर्मूला लिख देते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलता है आपका, जो आपकी टारगेट सेल होती है या जो आपकी बजटेड सेल होती है, उसमें से आप ब्रेक इवन सेल को क्या कर देते हो, माइनस, ब्रेक इवन सेल को माइनस कर देते हो। जैसे कि यहाँ पर तो आपके पास क्या आ जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। टारगेटेड सेल आपकी, बजटेड सेल जो है वो 1,20,000 है। ठीक है, तो 1,20,000 में से माइनस कर दूंगा अगर मैं ब्रेक इवन सेल जो हमने निकाली है, विच इज 78,000 यूनिट। देखो मैं यूनिट्स पे बात कर रहा हूँ, सेल का अमाउंट पे भी बात हो सकती थी, लेकिन वो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी चल जाती, तो मैंने सेल्स की अमाउंट पे बात नहीं की, मैंने जो है वो यूनिट्स पे बात की है। और 1,20,000 में से आप माइनस कर दो जो आपका ब्रेक इवन है, विच इज 78,000, और फिर आप इसको डिवाइड करवा दो बजटेड सेल से, बजटेड सेल से। बजटेड सेल आपकी 1,20,000 है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और फिर इसको टोटल आप मल्टीप्लाई करवा दो 100 से। ठीक है बेटा, ये जो ऊपर का फॉर्मूला है ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है भाई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो आपकी टारगेट सेल होती है उसमें से माइनस कर देते हो आप अपनी ब्रेक इवन सेल को, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। अच्छा, तो इसका परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो बच्चों 35% आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसका जो है वो लास्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं, हेल्दी फूड लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ पॉलिसी ऑफ अचीव अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 82.2 मिलियन। आपका जो प्रॉफिट है वो कह रहे हैं कि आप कितना होना चाहिए, 82.2 मिलियन का आपका प्रॉफिट होना चाहिए। ये टारगेट प्रॉफिट आपको निकालना है। चलो निकाल लेते हैं।
बहुत आसान क्वेश्चन था ना। टारगेट प्रॉफिट, देखो टारगेट प्रॉफिट का वैसे जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है, उसमें आप एडअप कर देते हो अपना टारगेट प्रॉफिट, और उसको डिवाइड करवा देते हो आप सीएम यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के साथ। ये आपका टारगेट प्रॉफिट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अच्छा ये देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करते हो कि जो आपका सीएम पर यूनिट है दोनों से डिवाइड हो रहा है, फिक्स कॉस्ट से भी डिवाइड हो रहा है और टारगेट प्रॉफिट से भी डिवाइड हो रहा है। मतलब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये मैं एक इक्वेशन जो है वो एक फार्मूला एक और ड्राइव कर रहा हूँ। वो क्या मैं ड्राइव कर रहा हूँ वो अभी देखिएगा। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। मतलब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब आप ऊपर वाला भी करोगे ना, ऊपर वाले से भी आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। लेकिन आपको चीजों को हर तरह से करना आना चाहिए। हर मतलब वो किस तरीके से भी पूछ ले आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा अब ये जो आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट है, इसका मतलब होता है ये किसके इक्वल हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है ब्रेक इवन के। ब्रेक इवन का जो फॉर्मूला हमारे पास फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें कि ब्रेक इवन प्लस टारगेट प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट, ठीक है। ये इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ऊपर वाला फॉर्मूला भी सही है और नीचे वाला फॉर्मूला भी सही है, ठीक है। अगर तो आपने पहले ऑलरेडी ब्रेक इवन निकाल चुके हो ना, तो फिर आपको ऊपर वाला फॉर्मूला मैं तो कहता हूँ उसको मत लगाओ, ठीक है। क्यों इतनी लंबी कैलकुलेशन कर, डायरेक्ट आप ब्रेक इवन जो यूनिट्स आप निकाल चुके हो उस यूनिट्स को आप डायरेक्टली लिखो। जैसे कि आपके ब्रेक इवन के जो यूनिट्स हैं वो 78,000 है, आप ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन के अंदर निकाल चुके हो। ये आपसे इससे क्या होगा, इसका आपका टाइम सेव होगा। कैलकुलेशंस के अंदर जो है आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं, जितने जीरोस आप जो है वो ज्यादा लगा देते हो, कभी कभार जो है वो जीरो ज्यादा लग जाते हैं, कभी कभार जीरो कम लग जाते हैं। तो वो इतना ज्यादा जो चांस होता है मिस्टेक का, वो जो एरर होता है वो उसके जो चांसेस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। तो अब आप क्या करो भाई, ब्रेक इवन लिख लो डायरेक्टली 78,000, और इसमें आप टारगेट प्रॉफिट आप कर लो ऐड 82.2 मिलियन का था, और इसी को डिवाइड करवा दो सीएम पर यूनिट से, और सीएम पर यूनिट हमारे पास 600 था। बस इसी को इसी से डिवाइड करवाना। वो ये यूनिट्स हैं हमारे पास ऑलरेडी चलते हुए आ रहे हैं, ये हमने पहले ही निकाल ली। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों आ जाएगा 2,15,000 यूनिट्स। तो ये बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, हमने सीवीपी एनालिसिस के। टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, अब आगे और ज्यादा जो है वो मजेदार से भारी भारी खानदानी किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और ज्यादा इस पर एडवांस में पढ़ेंगे। समझो कि अभी 2 से 3 लेक्चर्स जो है वो आना बाकी है। हमने अभी आगे क्या पढ़ना है, मेरे ख्याल में तो 4 लेक्चर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने डिटेल में पढ़ना है ब्रेक इवन एनालिसिस को। ये मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि हर बच्चा पढ़ सके, जो भी जिस लेवल पे भी है वो अपने लेवल तक पहुंचे और वो वीडियो को छोड़ दे। अगर कोई जो है वो बीबीए का है तो मेरे ख्याल में यहाँ तक तो कंफर्म हो गया, उसको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई। अब वो आगे की वीडियो भले मत देखे, लेकिन अगर कोई बच्चा आईसीएम में कर रहा है या आईसीसीए कर रहा है या सीए की तरफ है, तो उसको अगर टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो फिर वो आगे के लेक्चर्स लाजमी देखे। तो अब आगे के लेक्चर्स और थोड़े से और टिपिकल होंगे और नई चीजें आएंगी, जैसे कि हाइलो मेथड अगर वो आपसे पूछ लेता है ब्रेक इवन एनालिसिस में, तो उसका यूजेज क्या होगा। हाइलो मेथड एक ऐसी चीज है जो वो आपसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हर जगह वो पूछ सकता है। तो हाइलो मेथड जो है वो आना चाहिए आपको। उसकी लेक्चर वैसे भी मैंने एक जगह अपलोड कर रखा है, लेकिन इस सीरीज के अंदर भी हाइलो मेथड में दोबारा से बताऊंगा और इस्तेमाल करना बताऊंगा कि ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर हाइलो मेथड को किस तरीके से यूज किया जाता है। और भी चीजें इसके अंदर हमारे पास हैं। तो बने रहिएगा साथ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।